हाय। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लोकपाल। देखिए क्या होता है, 1966 में एक रिकमेंडेशन आता है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन का, जिसमें ये कहा गया है गवर्नमेंट को कि आप लोकपाल और लोकायुक्त तो बिल लेके आइए। फिर गवर्नमेंट जो है 1968 में एक बिल लेके आती है जिसका नाम है लोकपाल और लोकायुक्त बिल 1968। इसको पार्लियामेंट के अंदर मई 1968 में इसको इसको पुटअप किया जाता है, लेकिन इसको अप्रूवल नहीं मिलता है पार्लियामेंट का इन द मे 1968। फिर इसके बाद ये जो बिल है ये 9 टाइम्स पार्लियामेंट के अंदर पुटअप किया जाता है। जो 9th टाइम से इस समय क्या होता है, इस समय 22 दिसंबर 2011 को एक बहुत बड़ा मैसिव प्रोटेस्ट होता है। ठीक है, मैसिव प्रोटेस्ट मेनली लीड कौन करते हैं, अन्ना हजारे लीड करते हैं। उसके बाद ये बिल जो है ये 27 दिसंबर 2011 को जिसका नाम है लोकपाल और लोकायुक्त बिल 2011, ये पास होता है एक हाउस से। ठीक है, हाउस में इसको पुटअप किया, लेकिन ये जो बिल है मेनली ये दोनों हाउस से ये जो बोथ हाउस से कब पास होता है, ये दिसंबर 2013 में ये जो बिल है लोकपाल और लोकायुक्त बिल ये पास होता है। और प्रेसिडेंट इसके ऊपर असेन करते, साइन करते ऑन ऑन 16 जनवरी 2014 को। तो इस तरह से ये जो लोकपाल और लोकायुक्त बिल जो है 2013 ये बन जाता है। ठीक है, लोकपाल लोकायुक्त बिल, लोकपाल लोकायुक्त एक्ट 2013। इसके अभी हम कुछ साइलेंट फीचर्स पढ़ेंगे। देखिए, अगर इसकी ब्रीफ समरी देखें इतने इतने कंटेंट की, तो सबसे पहले 1966 में एक रिकमेंडेशन आता है। फिर 1966 के बाद 1968 में क्या होता है, ये बिल को बनाया जाता है। फिर इसको 1968 में ही क्या किया जाता है, मेनली इसको पार्लियामेंट के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है, लेकिन इसमें अप्रूवल नहीं मिलता है। फिर ये 9 टाइम्स, ओके, 9 टाइम्स पार्लियामेंट में आता है, लेकिन जो 8 टाइम है इसको कोई भी इसमें मतलब इसमें अप्रूवल नहीं मिलता है पार्लियामेंट का। फिर जब 9 टाइम्स आता है, मेनली जब कि मैसिव एक पब्लिक प्रोटेस्ट होता है जो कि मेनली लीड करते अन्ना हजारे जी, तो उसके बाद इसको इसको 27 दिसंबर 2011 को 27 दिसंबर 2011 को इसको क्या किया जाता है, इस बिल को बनाया जाता है और इसको पास किया जाता है एक हाउस के अंदर। लेकिन ये दोनों हाउस से कब पास होता है, ये होता है 2013 के अंदर। और इसको जो एसेंट मिलता है प्रेसिडेंट का, प्रेसिडेंट साइन करते 2014 के अंदर, जनवरी 16 जनवरी 2014 के अंदर। इस तरह से ये जो बिल है लोकपाल लोकायुक्त एक्ट 2013, ये इसका ये टोटल ये इवोल्यूशन है। ओके, तो अभी हम देखेंगे ये जो लोकपाल लोकायुक्त जो एक्ट है 2013, इसके क्या क्या साइलेंट फीचर्स है। इसमें लोकपाल जो है ये मेनली सेंटर के लिए है और लोकायुक्त जो है ये स्टेट के लिए है। इसमें मेनली ये जो दोनों बॉडी बनाई गई है थ्रू दिस लोकपाल लोकायुक्त एक्ट 2013, इसका जो मेन मोटो है टू डील विद द करप्शंस। जो पब्लिक फंक्शनरीज है या जो अथॉरिटीज है, पब्लिक अथॉरिटी, इट मीन्स जो गवर्नमेंट जो भी अथॉरिटीज होगी, जो भी फंक्शनरीज होगी, उनके अगेंस्ट में मतलब मेनली करप्शन से रिलेटेड चीज़ें इसमें डील की जाएगी। इसके जो मेजर फीचर्स क्या क्या है इस एक्ट के, देखिए सबसे पहले अपॉइंटमेंट की बात करते तो इसमें चेयरपर्सन होगा एक एंड 8 अदर मेंबर्स होंगे, 8 अलग मेंबर्स होंगे, चेयरपर्सन प्लस 8 मेंबर्स, जिसमें 8 मेंबर्स में जो 50% जो होंगे, 8 मेंबर्स में 50% जुडिशियल मेंबर्स होंगे और 50% SC ST OBC एंड माइनॉरिटीज एंड वीमेन में से होगा। इस तरीके से इसमें चेयरपर्सन और मेंबर्स होगा। और जो चेयरपर्सन जो होगा वो कौन होगा, एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा या सुप्रीम कोर्ट का कोई जज होगा, वही चेयरपर्सन बन सकता है इस लोकपाल का। इसमें मेंबर बनने के लिए मेनली आपको स्पेशल नॉलेज होना चाहिए और उसकी एक्सपर्टाइज आपको 25 साल तक का होना चाहिए। जैसे कि स्पेशल नॉलेज आपका एंटी करप्शन पॉलिसी के अंदर होना चाहिए, या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, विजिलेंस, फाइनेंस, इंक्लूडिंग इंश्योरेंस, बैंकिंग, लॉ मैनेजमेंट, इन सभी में आपका एक्सपीरियंस लगभग 25 का होना चाहिए। तभी आप क्या बनोगे, मेंबर बन सकते हो लोकपाल के। और जब आप लोकपाल के मेंबर बन जाते हैं, मेनली लोकपाल के मेंबर जब बन जाते हैं, तब उनकी जो टर्म है वो मेनली 5 ईयर्स का होता है, या जब तक वो 70 साल के हो नहीं जाते हैं। ये हो गए उनके अपॉइंटमेंट से लेके। अभी जैसे सैलरी एंड अलाउंस की अगर बात करें तो इसके जो चेयरपर्सन रहेंगे इनको सैलरी जो मिलेगी वो सेम मिलेगी जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मिलती है। और मेंबर्स को जो सैलरी मिलेगी वो मिलेगी जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के
मतलब जैसे मिलती है जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को, सेम इनको भी उनके हिसाब से सैलरी दी जाएगी। अब इनके जो सिलेक्शन, इनका जो अपॉइंटमेंट होता है मेनली, उसके लिए एक कमिटी बनाई जाती है। चेयरपर्सन और इनके मेंबर को सिलेक्ट करने के लिए एक कमिटी बनाई जाती है जिसका नाम है सिलेक्शन कमिटी, ठीक है, फॉर द लोकपाल, जिसके अंदर मेनली कौन कौन होते हैं। सबसे पहले होते हैं प्राइम मिनिस्टर्स, देन स्पीकर ऑफ द लोकसभा, देन लीडर ऑफ द ओपोजिशन। किसके ओपोजिशन? लोकसभा के। लीडर ऑफ द ओपोजिशन लोकसभा के होंगे वो। उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और द सिटिंग जज, जो सिटिंग सुप्रीम कोर्ट के जो जज होंगे वो होंगे, जो भी मेनली नॉमिनेट किया जाएगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा। और इसमें और एक मेंबर होगा इमिनेंट जूरिस्ट, ओके, कोई फेमस जूरिस्ट होगा इसमें। तो इस तरह से ये सिलेक्शन कमिटी होगी फॉर द लोकपाल के लिए, जिसमें प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, लीडर ऑफ द ओपोजिशन एंड लोकसभा का जो लोकसभा मेनली जो लीडर ऑफ द ओपोजिशन होगा वो मेनली लोकसभा का होगा। उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं रहते तो जो भी सुप्रीम कोर्ट के जो भी सीटिंग जज होंगे, रिटायर नहीं, सीटिंग जज, वो मेनली इसके मेंबर, मतलब इस कमिटी के मेंबर बन सकते हैं। या मेनली ये जो जो सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, जो सिटिंग जज होंगे, इसको नॉमिनेट करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और इसमें एक और मेंबर होगा जिसको इमिनेंट जूरिस्ट कहते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये सिलेक्शन कमिटी बनाई जाती है। इसके बाद जैसे 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 लोकपाल के चेयरपर्सन और मेंबर अपॉइंट किए जाते, उनके बाद उनको कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं होना होता है। और इसके अंदर जो मेंबर होंगे वो लेजिस्लेचर से नहीं होंगे, किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं होंगे। फिर उसके बाद इसमें अगर ऐसे कोई होता है तो उसको इनएलिजिबल कहा, उनकी जो अपॉइंटमेंट है उसको इनएलिजिबल कराया जाता है। और इसको सिलेक्ट होने के बाद, अपॉइंट होने के बाद, उनको किसी भी स्टेट की हो या सेंटर की हो, उनमें कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी। ये हो गया इनका मेनली अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, कि जो चेयरपर्सन होंगे और जो मेंबर होंगे, ये एक तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्डिंग की होंगे, कोई लेजिस्लेचर का मेंबर नहीं होगा, कोई पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर नहीं होगा। देन इसके ये जब अपॉइंट हो जाएंगे तो इनको किसी भी स्टेट के अंदर इनको कोई अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी। दे ओनली बिकम द मेंबर ऑफ द लोकपाल एंड चेयरपर्सन ऑफ द लोकपाल, दैट्स इट। इनका जो रिमूवल है, रिमूवल दो ही कंडीशन पे होगा, एक तो मिसबिहेवियर के उस पे या इनकैपेसिटी के बेस पे, जो कि मेनली किया जाएगा थ्रू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और इनके जो भी सैलरी और जो अलाउंस है वो मेनली चार्ज होंगे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। चार्ज का मतलब ये है कि इसके ऊपर जब बजट पेश किया जाएगा, इनके जब सैलरी और अलाउंस की बात की जाएगी तो उस पर वोटिंग नहीं होगी। जैसे बजट के ऊपर क्या होता है, वोटिंग होता है, लेकिन इनके सैलरी और अलाउंस क्या है, ये मेनली चार्ज है। चार्ज है इसलिए इसलिए इसके ऊपर वोटिंग नहीं होगा, डिस्कशन हो सकता है बट वोटिंग नहीं होगा। ये हो गया इसके अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, ओके, अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल से रिलेटेड। अभी हम बात करेंगे जुरिडिक्शन, इनका क्या क्या पावर होता है। ये इसके अंदर जो भी सिविल सर्वेंट होंगे, जो भी पब्लिक सर्वेंट होंगे मेनली, वो कवर होंगे इसके अंदर। और इसमें जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हो गए, जजेस हो गए, मिनिस्टर्स हो गए, या करंट या फॉर्मर लेजिस्लेचर्स हो गए, पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयज़ हो गए, जिसमें जो मेनली सेंटर द्वारा फंडेड की जाती है, क्योंकि हम बात करें लोकपाल की तो लोकपाल सेंटर के लिए। तो उसके बाद जो भी एनजीओस होंगे जो मेनली गवर्नमेंट उनको फंड प्रोवाइड करता हो, 1 लाख, 1 करोड़ या 1 करोड़ से अधिक, या ऐसी कोई फॉरेन फंडिंग हो रही हो जो 10 लाख से ज़्यादा है किसी एनजीओ के अंदर, तो इस तरह से ये सभी आते जुरिडिक्शन ऑफ द लोकपाल के अंदर। और ये जो लोकपाल है ये पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस का भी रखता है। तो ये जो सुपरिटेंडेंस का जो पावर है ये मेनली सीबीआई के ऊपर भी रखता है ये, और जो भी एंटी करप्शन वाली बॉडी होती है उनके ऊपर भी ये एज अ इन्वेस्टिगेशन एजेंसी काम करता है। बात करते हैं इनके इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन की, तो अगर कोई कोई अगर ऑफेंस हुआ है तो उसके 7 साल के अंदर क्या होता है, आपको फाइल करना होता है कंप्लेन रिलेटेड टू दैट पब्लिक सर्वेंट। फिर उसके बाद जैसे आप फाइल कर देते हैं, उसके बाद क्या होता है, आपकी सबसे पहले जो लोकपाल है वो एक प्रीलिमिनरी इंक्वायरी, मतलब स्क्रूटिनी करता है। सबसे पहले तो स्क्रूटिनी करता है कि जो कंप्लेंट आई है वेदर दैट इज, मतलब वो कंप्लेंट सही है या नहीं, उसकी स्क्रूटिनी करता है। उसके बाद फिर डिटेल स्क्रूटिनी करता है नेक्स्ट स्टेप में।
डिटेल स्क्रूटिनी मतलब क्या होता है, इसमें पूरी जुडिशियल प्रोसीडिंग चलती है, ठीक है, कैमरा के अंदर। और जब जुडिशियल प्रोसीडिंग चलती है तब कैमरा होता है। इस तरह से इसका मेनली इन्वेस्टिगेशन चलता है। और अगर मान लीजिए पीएम की इंक्वायरी करना है तो एक तो पहली बात तो ये कैमरे के अंदर होगी। दूसरी चीज क्या होगा, जो लोकपाल के अंदर जो मेंबर्स होंगे, जो 8+1, तो इनका जो 2/3 जो है, 2/3 बहुमत होना चाहिए, 2/3 बहुमत अप्रूव होना चाहिए, तभी पीएम की इंक्वायरी हो सकती है थ्रू दिस लोकपाल। और इनको पूरा अधिकार दिया जाता है। इस लोकपाल को जो भी सिविल कोर्ट का जो अधिकार है, जिसमें समनिंग विटनेस हो गया, विटनेस को बुलाना, ऑर्डर इशू करना, जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं उनको सीज करना, ये सभी अधिकार दिए जाते हैं लोकपाल को। अगर बात करते हैं प्रोसिक्यूशन की, तो इसमें क्या होता है मेनली, जिस जिस पब्लिक सर्वेंट के ऊपर या जिस जिस किसी के ऊपर एलिगेशन लगे हैं, उसकी जो भी प्रॉपर्टी होगी उसको क्या कर सकते, उसको सीज कर सकते। ये मेनली पावर है इनके पास। उसके बाद जो विसल ब्लोअर है, मतलब जो इन्होंने कंप्लेन फाइल किया है, उसको प्रोटेक्शन का भी अधिकार ये प्रोवाइड करते हैं। बात करते हैं ऑफेंस और पेनाल्टी। देखिए, अगर कोई गलत कंप्लेन अगर फाइल करता है इसके अंदर, तो उसके ऊपर एक तो 1 साल का इम्प्रिजनमेंट हो सकता है या 1 लाख की फाइन हो सकती है। अगर गवर्नमेंट सर्वेंट ये सब चीज़ें करता है तो उसको 7 साल तक की जेल हो सकती है, 7 साल तक की जेल हो सकती है। और अगर करप्शन में कोई एक्चुअल में पाया जाता है कि नहीं, जो कंप्लेन रेज की गई थी वो सही है और वो करप्शन उसने किया है, तो उसको 10 साल तक की सजा हो सकती है। अगर बात करते बार टू प्रोसीडिंग की, तो इसके अंदर मतलब कोई भी प्रोसीडिंग या डिसीजन जो है लोकपाल का, वो लाइबल नहीं होता है। मतलब ऐसे नहीं कि उनकी जो प्रोसीडिंग है उसको चैलेंज किया जा रहा है कहीं कोर्ट में, कोई सुप्रीम कोर्ट हो गया या हाई कोर्ट के अंदर, उनकी प्रोसीडिंग को चैलेंज नहीं किया जा सकता है, रिव्यू नहीं किया जा सकता है, क्वैश नहीं किया जा सकता, या क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है किसी भी कोर्ट के अंदर। किनकी, ये जो लोकपाल की जो प्रोसीडिंग होंगी, उनके जो डिसीजंस होंगे। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो सुप्रीम कोर्ट और जो हाई कोर्ट को जो अधिकार मिला है थ्रू द आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226 रिलेटेड टू द फंडामेंटल राइट्स, तो ये अधिकार जो लोकपाल है वो उसको वायलेट नहीं कर सकता है। तो मेनली ये सिविल कोर्ट के भी अधिकार इस लोकपाल को दिए गए हैं। तो ये था बार टू प्रोसीडिंग। अभी हम कुछ क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन देखते हैं रिलेटेड टू द लोकपाल। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इनके पास ये जो है ये एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। मतलब ये कि जो भी किसी भी अगर किसी किसी के ऊपर, सबसे पहली चीज़ तो ये क्या है, ये किसी भी गवर्नमेंट एजेंसी के ऊपर ये डिपेंड नहीं होती है, ये न्यूट्रल होती है। जो लोकपाल है, लोकपाल इज़ अ न्यूट्रल। इसका ऑब्जेक्टिव है, और ये जो भी डिसीजन लेगा वो फेयरनेस ही लेगा, गलत नहीं लेगा, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है इसमें कि ये 7 साल के बाद वाली कंप्लेन इसके अंदर आप रेज नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये फिर आफ्टर रिटायरमेंट किसी भी पब्लिक सर्वेंट को अगर अगर उसको उसके ऊपर कोई कंप्लेन फाइल किया जा रहा है आफ्टर रिटायरमेंट, ऑल्सो आफ्टर 7 years ऑफ रिटायरमेंट, देन उसको इनवैलिड माना जाएगा। तो ये जो लोकपाल है इसको हम एज अ वॉच डॉग या प्रोटेक्टर बोल सकते हैं टू द लिटल मैन, ओके। और ये रेमेडी मेजर है, जो भी ग्रीवेंसेस है मेनली या जो कंप्लेन ली जाती है उसके लिए, जो कंप्लेन फाइल करता है उसके लिए एक रेमेडियल मेजर है ये। क्योंकि जो भी पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में जो भी ईल से रिलेटेड टू द करप्शन, उससे डील करने के लिए मिनी लोकपाल बनाया गया है। तो इसीलिए इसीलिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन बन जाता है रिलेटेड टू द करप्शंस। देन अभी देखिए, मोदी गवर्नमेंट ने जो है एक अमेंडमेंट बिल लेके आए 2013 के अंदर, जिसमें उन्होंने लोकपाल और लोकायुक्त और जो अदर करप्शन से रिलेटेड जो बिल है या इससे रिलेटेड जो बिल है मेनली उसमें अमेंड किया है 2014 के अंदर। तो पार्लियामेंट में इसको 18 दिसंबर 2014 को इसको इंट्रोड्यूस किया गया और इसको पास किया गया। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सेंट्रल गवर्नमेंट को आपने अभी तक लोकपाल का या उसके मेंबर्स का थ्रू दी जो लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट 2013 है, जिसको अमेंड किया गया मेनली, उसके द्वारा आप अपॉइंट क्यों नहीं किए लोकपाल और उनके मेंबर्स को, ये कहा गया बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा। फिर उसके रिप्लाई में
जो गवर्नमेंट ने कहा है कि उन्होंने शॉर्ट लिस्ट किया है, कैंडिडेट को रेडी किया है, अभी सिलेक्शन कमेटी जो है इनके मेंबर्स को लोकपाल और लोकायुक्त को अपॉइंट करेगी। तो इस तरीके से मेनली हमने कुछ क्रिटिसिज्म ऑब्जर्वेशन देखा है। ओके, और इसको हमने लोकपाल को मेनली हमने इसको डिटेल में समझा है, जिसमें हमने सबसे पहले तो इसके मतलब एक तो अपॉइंटमेंट और रिमूवल के बारे में जाना, देन इसके बाद इसका क्या जुरिडिक्शन है, देन पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस, देन इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन किस तरह से करता है, प्रोसिक्यूशंस क्या पावर है इसके पास, ऑफेंस और पेनाल्टी का क्या पावर है, बार टू प्रोसीडिंग का क्या पावर है, ये सभी चीज़ें हमने इस वीडियो में रिलेटेड टू द लोकपाल, ओके, इंक्लूडिंग द इवोल्यूशन ऑफ दिस लोकपाल बिल दैट also we studied in this video. So that's all for this video. Thank you. Bye bye.